तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के इस स्टोरी में। अभी तक आपने देखा कि आरोही घर छोड़कर चली गई थी, तो फिर और लौटेगी कि नहीं? अयान का अगला कदम क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। CH7। मैं आ गया हूँ लिटिल वाइफी। टैम अब आगे। बर्लिन, शाम का समय। एक प्राइवेट विला के पुल एरिया में बने बड़े से स्विमिंग पूल में एक 45 साल का फ्रेंच आदमी पुल के किनारे अपने दोनों हाथों को टेक लगाए बड़े ही स्टाइल से खड़ा था, जिसका स्किन टोन काफी फेयर था और माथे के बालों का कलर लाइट गोल्डन था। उसकी बॉडी थोड़ी सी हैवी थी, दिखने में एवरेज, मगर चेहरा एटीट्यूड से भरा था। वहीं 2 पीस बिकनी पहने खूबसूरत फ्रेंच और रशियन लड़कियों ने उस आदमी को चारों तरफ से घेरा हुआ था। कोई उसके सीने को सहला रही थी, तो कोई उसके चेहरे पर सेंसिटिवली उंगलियां चलाते हुए उस आदमी को सिड्यूस कर रही थी। वह आदमी अपने होठों पर एटीट्यूड भरी स्माइल लिए खड़ा हुआ था। उस पुल एरिया के हर कोने में उसके गार्ड्स सावधान पोजीशन में कमांडो की तरह खड़े थे। वहीं एक दूसरा आदमी पुल के बाहर आराम कुर्सी पर आधा लेटा हुआ था। दोनों आदमियों के बीच कुछ बातचीत हो रही थी और उनकी बातें सुनकर वह लड़कियां सेडक्टिव स्माइल पास कर रही थी। वहां का माहौल काफी हद तक मदहोशी भरा था, जिसको सभी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कुछ ही वक्त में वहां अचानक ही अजीब सी हवाएं चलने लगीं, जैसे कुछ होने का अंदेशा दे रही हों। अब सभी इन हवाओं को महसूस कर थोड़े से सीरियस हो गए। वह आसमान की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर अब अजीब से एक्सप्रेशन आने लगे थे। तभी अचानक ही बहुत सारे कदमों की चलने की आवाज आने लगी और सभी का ध्यान सामने की ओर गया। हथियारों से लैस गार्ड्स के बीच में आयान किसी शेर की तरह चलते हुए आ रहा था। आयान ने इस वक्त 3 पीस ब्लैक सूट पहना हुआ था। उसके बदन पर लॉन्ग ओवर कोट था जो उसे डैशिंग लुक दे रहा था। जब लड़कियों ने आयान को देखा तो उनकी आंखें चमक गईं। एक इंडियन मर्द आज उन विदेशियों के आगे भारी पड़ रहा था। जब उस आदमी ने आयान को देखा तो उसकी आंखों में एक पल के लिए खौफ उतर आया, लेकिन उसने अपने चेहरे से ये जाहिर नहीं होने दिया। आयान बड़े ही एटीट्यूड से उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी आंखों पर लगाए ब्लैक शेड्स को बड़े ही स्टाइल से उतार कर अपने गार्ड्स की तरफ बेपरवाही से फेंक दिया, जिसे देखकर वह आदमी अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, फैबुलस स्टाइल मिस्टर रघुवंशी, बट आई डोंट लाइक योर स्टाइल एट ऑल मिस्टर फेलिक्स श्नाइडर। आयान ने एक जहरीली मुस्कान के साथ फेलिक्स को जवाब दिया, जिसे सुनकर फेलिक्स का पूरा बदन कांप उठा। पीछे खड़े अंकित को अब फेलिक्स के लिए डर लग रहा था। फेलिक्स के साथ जो आदमी था, वह तो अपनी ही जगह पर जमा हुआ था। वह तो आयान के ऑरा को महसूस करके ही कांप उठा था। फेलिक्स अपने आप को नॉर्मल करके पुल के बाहर आया और आराम कुर्सी पर रखे टॉवेल को अपनी कमर के ऊपर लपेटते हुए बोला, इस डील में मेरा कोई फायदा नहीं है। फेलिक्स ने यह लाइन बड़ी मुश्किल से कही थी, क्योंकि वह एक फ्रेंच था और उसकी हिंदी बहुत खराब थी। उसकी खराब हिंदी का मजाक उड़ाते हुए आयान ने भी उसे हिंदी में ही सरकास्टिक स्टाइल में जवाब दिया, बड़ी खराब हिंदी है तुम्हारी फीलिक्स। दिल करता है तुम्हें गोली मार दूं, लेकिन उसमें मेरा भी कोई फायदा नहीं है। तो चुपचाप साइन करो और डील फाइनल करो। वो क्या है ना, मेरे पास तुम्हारी तरह फालतू टाइम नहीं है। फीलिक्स को थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह आयान का दिया हुआ ताना समझ सके। इसलिए फीलिक्स पीछे खड़े अंकित को कंफ्यूजन में देखने लगा, जिसके इस तरह से देखने पर अंकित ने बिना भाव के फीलिक्स से कहा, ही डजंट हैव फ्री टाइम लाइक यू। फेलिक्स ने यह सुना तो उसके चेहरे पर हल्के गुस्से भरे भाव आ गए, जिसको इग्नोर कर आयान ने अंकित के हाथ से पेपर्स और पेन लेकर फेलिक्स की तरफ बढ़ा दिया। फेलिक्स ने एक नज़र उन पेपर्स की तरफ देखा और उसने साइन करने से मना करते हुए बहस करने लगा और अंकित उसे समझाने लगा। जिसे आयन अपनी आंखें छोटी कर देखने लगा, वह अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। फीलिक्स के लगातार मना करने पर आयान के चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन उतर आए। उसने पेन की कैप को धीरे से निकाला और पॉइंट वाले हिस्से को एक झटके में फीलिक्स के लेफ्ट हैंड की हथेली के आर पार कर दिया। ये इतना जल्दी हुआ कि किसी को पता भी नहीं चला कि ये कैसे और कब हुआ।
जब सभी को फेलिक्स की चीखने की आवाज़ आई, तो सभी हैरानी से फेलिक्स के हाथ को देखने लगे, जिसे फेलिक्स अपने दूसरे हाथ से पकड़े दर्द में चीख रहा था। जैसे ही फेलिक्स के गार्ड्स को उसकी चीख सुनाई दी, सभी ने आयान के ऊपर अपनी बंदूकें तान दी। लेकिन अगले ही पल आयान के गार्ड्स ने उनके ऊपर बंदूकें तान कर उनकी बंदूकें ही छीन ली थीं। पुल में खड़ी लड़कियों के होश उड़ चुके थे, और फेलिक्स के साथ जो आदमी था वह तो यहाँ का नज़ारा गर्म होते देखकर ही वहां से चला गया था। वह लड़कियां एक एक करके पुल से निकलकर विला के अंदर जाने लगी। उनकी भी चीखें निकल चुकी थीं। अब तक जिस आदमी को देखकर उनकी आंखों में मधोशी छा रही थी, अब उसे ही देखकर उनके चेहरे पर खौफ उतर आया था। फेलिक्स के हाथों से खून निकलता देख अंकित की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई। बॉस! अंकित के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। आयान ने बड़े ही आराम से अंकित को शांत करवाते हुए कहा, रिलैक्स साले साहब, मरेगा नहीं वो, लेकिन खून निकल रहा है। अंकित ने थोड़ी सी कांपती हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से आयान से कहा, जिसकी बात सुनकर आयान फेलिक्स के करीब जाकर उस पेन को एक झटके में उसके हाथ से निकाल देता है, जिससे फेलिक्स दर्द के मारे जोर से चीखता है और अपनी दर्द भरी आवाज में बोला, मिस्टर अयान रघुवंशी, यू डिड नॉट डू दिस वेल। लातों के भूत बातों से कहा, मानते हैं इसलिए बुरा करना पड़ता है। जस्ट साइन द पेपर्स एंड गेट रिड ऑफ द पेन। आयान ने दूसरी पेन फेलिक्स की तरफ बढ़ाते हुए कहा। फेलिक्स की आंखों में दर्द से लाल नशे उभर आई और उसका गोरा शरीर पूरा लाल हो चुका था। अयान उसके जख्मी हाथ को अपने हाथ में पकड़कर हल्का सा प्रेस करता है, तो फेलिक्स जल्दी से पेन और पेपर्स अपने दूसरे हाथ में पकड़ लेता है। कुछ ही देर में फेलिक्स के हाथों में मरहम पट्टी होने लगी थी और अयान वहां से निकल चुका था। फेलिक्स अपने आप में सोच रहा था, मैं आपकी कमजोरी को ढूंढूंगा और फिर मैं आपको नष्ट करूंगा। दूसरी तरफ इंडिया में आरोही रघुवंशी विला आ चुकी थी। दादाजी उससे मिलकर बड़े खुश थे। पूरे विला में रौनक आ गई थी। हालांकि दादी जी अभी आरोही से नाराज थी, इसलिए वह उसके साथ बात नहीं कर रही थी, लेकिन दादाजी ने आरोही को आश्वासन दिया कि उनका मूड जल्दी ही ठीक हो जाएगा, इसलिए आरोही भी थोड़ी सी रिलैक्स हुई। इस वक्त दादाजी और आरोही स्टडी रूम में बैठे हुए थे। दादाजी आरोही को इंदौर के बारे में पूछ रहे थे और आरोही सब कुछ बता रही थी। तभी आरोही ने दादाजी से कहा, दादाजी, मैंने आपको कहा था ना कि इंदौर में मैं मेरी दोस्त प्राची के साथ रहती हूँ। उसके पापा को न्यूरोलॉजिकल बीमारी की वजह से शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। वहाँ के डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन यह ऑपरेशन बहुत ही रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड है। उनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अगर डॉक्टर शरद भाटिया करेंगे तो उनके ठीक होने के चांसेस हाईली हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उसकी मदद करें। अगर उसके पापा को कुछ हो गया तो वह अनाथ हो जाएगी। आरोही के आखिरी शब्दों में दर्द था, जिसे महसूस करके दादाजी के दिल में भी एक टीस उठी, क्योंकि वह आरोही के दर्द को समझ गए थे। दादाजी ने आरोही को आश्वासन देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं शरद से बात करता हूँ, वो मेरे बच्चे जैसा है। अब फिक्र छोड़ दो इस बात की। दादाजी के कहने पर आरोही ने खुशी से अपनी गर्दन हिला दी। दादाजी और आरोही के बीच में आयान की कोई बात नहीं हुई। इनफैक्ट दादाजी ने आरोही को आयान के बारे में कुछ नहीं कहा था। उनके बीच कुछ देर यूं ही बातों का सिलसिला चला और कुछ वक्त बाद आरोही अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। वहीं दादाजी भी अपने कमरे में चले गए। जब दादाजी अपने कमरे में आए, तभी कौशल्या जी, यानी कि आयान की दादी जी, उनका इंतजार करे बिस्तर के हेडरेस्ट से टेक लगाए बैठी थी। दादाजी ने उनकी घूरती हुई नजरों को इग्नोर किया और अपनी छड़ी को साइड में रखकर बिस्तर में आकर अपनी साइड बैठ गए। दादी जी से अब रहा नहीं गया और आखिर में पूछ ही लिया, क्या कहा आपकी लाडली ने? कहाँ थी इतने वक्त? एक बार भी उसे अपने पति की, घर की चिंता नहीं हुई? दादी जी के आरोही के लिए बोले गए कड़वे शब्दों को सुनकर दादाजी बिना कुछ कहे ही बिस्तर में लेट गए और करवट लेकर ब्लैंकेट कवर कर अपनी आंखें बंद कर ली। दादाजी की इस हरकत से दादी जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब वह कुछ नहीं बोली और वह भी अपनी साइड लेट गई।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। प्राची के पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। दादाजी ने डॉक्टर शरद भाटिया से अपॉइंटमेंट ले ली थी और 2-3 दिन बाद इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बाद उनकी सर्जरी होनी थी। आरोही फिलहाल प्राची के साथ हॉस्पिटल में बिजी रहती थी। इसी तरह हफ्ता बीत चुका था और दूसरी तरफ आयान की डील भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी और अब वह जर्मनी से इंडिया के लिए रवाना हो चुका था। रात का वक्त था जब एक चॉपर रघुवंशी विला के रूफ टॉप पर आकर उतरा और उसमें से आयान और अंकित दोनों ही उतरे। तभी दूसरा चॉपर भी आकर लैंड किया जिसमें से कुछ गार्ड्स भी उतरे और अपनी अपनी ड्यूटी पर लग गए। फिलहाल रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। विला में सभी सो चुके थे। तभी अयान और अंकित दोनों ही नीचे उतर कर आए। जब वह नीचे आए तो पूरे विला हल्की रोशनी थी और सारे सर्वेंट अपने क्वार्टर्स में जा चुके थे। अंकित अपने घर के लिए निकल रहा था, तभी अयान ने उसे रोकते हुए कहा, अपनी बहन से नहीं मिलोगे क्या? अंकित ने अयान की बात का जवाब देते हुए कहा, कल सुबह आकर मिल लूंगा, लेकिन यहाँ नहीं रुकूंगा। जिसकी बात पर अयान के होठों पर शैतानी मुस्कान तैर गई, जिसे देखकर अंकित ने अपना मुंह बना लिया और अपने घर के लिए निकल गया। वहीं आयान अपने कमरे की तरफ जाते हुए खुद से ही बोला, मैं आ गया हूँ लिटिल वाइफी, नाउ योर पनिशमेंट विल स्टार्ट। कहते हुए वह अपने कमरे में आकर आरोही को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कमरे में आरोही कहीं नहीं दिखी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशन आ गए। अगले ही पल उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल कर दिया। सामने वाले ने एक रिंग में ही फोन उठा लिया। वह कुछ बोलता उससे पहले ही आयान अपनी कठोर आवाज में बोला, कहाँ है तुम्हारी मैडम? कहाँ था उसके ऊपर नजर रखना। सामने वाले ने थोड़ा खींचते हुए आयान से कहा, पी डॉट आ पी बॉस मैडम हॉस्पिटल में है। व्हाट द हेल इज शी डूइंग इन हॉस्पिटल दिस टाइम? आयान अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन के साथ चीखते हुए कहा, जिसकी आवाज से सामने वाला हल्का सा कांप उठा। फिर भी उसने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, वो मिस प्राची अवस्थी के फादर का ऑपरेशन चल रहा है तो उन्हीं के साथ हॉस्पिटल में रुक गई थी मैडम। आयान को अंदाजा नहीं था कि आरोही इस वक्त हॉस्पिटल में रुकेगी। उसे तो बड़ी खुशी हो रही थी कि इतने टाइम बाद वह फिर से आरोही से मिलेगा और इस बार भी वह आरोही को परेशान करेगा। लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। उसने अपने कोट को उतार दिया था, जिसे सोफे से उठाकर पहनते हुए सामने वाले से कहा, नजर रखना मैं आ रहा हूं। ये कहते हुए उसने फोन कट कर दिया और बाहर की ओर जाते हुए दोबारा किसी को कॉल लगा दिया। इस बार वह कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता था। वह आरोही को इस बार किसी भी कीमत पर गायब नहीं होने दे सकता था। वह तेज कदमों से विला से बाहर निकला। उसने अपने दांत पिस लिए। ये लड़की हर बार उसे चैलेंज करती रहती है। पहले ही वह इस बात से फ्रस्ट्रेशन में था कि आरोही के आने की खबर उसके दादाजी ने नहीं दी। हालांकि दादी जी ने अपने पोते को आरोही के आते ही मैसेज दे दिया था। आयान पिछले कई घंटों से सोया नहीं था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसका एनर्जी लेवल अभी भी वैसे ही बरकरार था। ये शायद आरोही की वजह से था। वह सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ प्राची के फादर का ऑपरेशन पिछले 3 घंटों से चल रहा था और अभी भी 4 घंटे लगने वाले थे। प्राची की मेंटली हालत अभी बेहद नाजुक थी, जिसकी वजह से आरोही उसे सांत्वना देने रुक गई थी। प्राची बेंच पर बैठी एकटक ऑपरेशन थिएटर की जल रही लाइट को देख रही थी। तभी आरोही ने उसके कंधे पर हाथ रखकर नर्म लहजे में कहा, प्राची, सब ठीक होगा, टेंशन मत लो, तुम बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। प्राची ने अपनी नजरें आरोही की तरफ की और अपनी गर्दन सिर्फ हाँ में हिला दी। जब से उसके पापा को ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे, तब से उसने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। प्राची के हाँ कहने पर आरोही कैफेटेरिया की तरफ चली गई। वहीं प्राची फिर से ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखने लगी, जब उसे पीछे से किसी की इमोशनल आवाज आई, रूहू, मेरी बहन। यह अंकित था, जिसे प्राची की सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी। प्राची और आरोही की कदकाठी एक जैसी होने की वजह से अंकित को लगा कि यह आरोही है। प्राची ने जैसे ही इतनी इमोशनल आवाज सुनी, उसने तुरंत ही पलट कर देखा तो अंकित आरोही के बदले एक अनजान लड़की को देखकर झेप गया।
उसने तुरंत ही प्राची से कहा, ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा मेरी मेरी बहन है। प्राची का फेस इस वक्त काफी गंभीर और चिंता से भरा था। उसने अपनी नम आवाज में अंकित को जवाब दिया, आरोही कैफेटेरिया में है, कॉफी लेने गई है। अंकित ने अपनी गर्दन हिला दी। तभी पीछे आ रहे आयान ने जब यह सुना तो उसने अपने कदम कैफेटेरिया की तरफ बढ़ा दिए। इधर कैफेटेरिया में आरोही अपने दोनों हाथों में कॉफी मग पकड़े कॉफी को देखते हुए ही धीरे धीरे चल रही थी ताकि कॉफी छलक कर बाहर न गिरे। वहीं आयान ने जब आरोही को ऐसे चलते हुए देखा तो उसके होठों पर शैतानी मुस्कान तैर गई। उसने अपने कदम आरोही की तरफ बढ़ाते हुए बड़े ही सेडक्टिव वॉइस में कहा, हेलो लिटिल वाइफी। आरोही ने जैस ही वह मैग्नेटिक आवाज सुनी, उसके कदम वहीं रुक गए और उसने आश्चर्य से अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो आयान उसी की तरफ आ रहा था। आरोही ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और ऐसे ही खड़ी रही। जब अयान उसके सामने आकर खड़ा हो गया तो आरोही ने एक नज़र वो अयान को देखकर अपनी गर्दन ना में झटकी और बिना भाव के साइड से निकल गई। जिसे साइड से निकलता देखकर आयान के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने झुंझलाकर कहा, व्हाट द फ हाँ, ये मुझे इग्नोर कर रही है, इसकी इतनी हिम्मत। आयान ने बड़े धीमे लहजे में अपने दांत पीसते हुए अपने आप से कहा था, क्या होगा आगे? आरोही ने आयान को क्यों इग्नोर कर दिया? आयान अपने आप को इग्नोर होता देखकर आरोही को क्या सजा देगा? जानने के लिए बने रहिए और आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आप लोगों को अगर मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ रिव्यू और रेटिंग दीजिए ताकि मुझे कहानी लिखने का मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं अगले चैप्टर में। डियर लिसनर, आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपना प्यार दीजिए ताकि मुझे कहानी लिखने और एक्सप्लेन करने के लिए मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।